Question number 7. Neglect the effect of rotation of the earth. Suppose the earth suddenly stops attracting objects placed near its surface. A person standing on the earth surface will, और ये चार ऑप्शन दिए हैं कि ये हवा में उड़ जाएगा, ये स्लिप हो जाएगा, ओके, डी ऑप्शन बोल रहा है वहीं पे रहेगा। देखो मान लो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये कि वी हैव टू नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन। अर्थ का रोटेशन हमें नेग्लेक्ट करना है। इसका मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे कि अर्थ क्या है, एक रुका हुआ स्फीयर है, करेक्ट, एक स्टेशनरी स्फीयर की तरह मानेंगे। ओके, तो देखो बच्चों ये क्या है, दिस इज द अर्थ, करेक्ट। एक मान लो एक पर्सन यहाँ पे है, पर्सन इतना बड़ा नहीं होता है लेकिन ठीक है मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, समझ में आ रहा है। अब ये अर्थ क्या करेगा, अर्थ एक फोर्स लगाएगा mg, समझ में आ रहा है। दिस इज फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, करेक्ट। अब क्या होगा, अर्थ का जो सरफेस है वो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाता है, तो दिस इज नॉर्मल फोर्स और ये एक दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि मान लो अचानक से ये mg गायब हो जाए, तो mg जैसे ही गायब होगा क्या होगा, देखो जैसे ही mg जीरो होगा नॉर्मल फोर्स भी क्या होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें बहुत कुछ बताने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं इसी डायग्राम में बता देता हूँ। जैसे ही दोस्तों mg जीरो होगा वैसे ही नॉर्मल जीरो हो जाएगा और ये पर्सन वहीं का वहीं रुका रह जाएगा। ओके, सो व्हेन mg इज जीरो, व्हेन mg बिकम्स जीरो, mg क्यों जीरो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एक ऐसा इमेजिनरी सिचुएशन है जहां पे अर्थ सबको अट्रैक्ट करना बंद कर दे। सो व्हेन mg इज जीरो, व्हेन mg बिकम्स जीरो, नॉर्मल फोर्स also becomes equal to zero, is also, या also becomes लिख देते हैं, force also becomes equal to zero। और नेट फोर्स क्या रह जाएगा, फिर से जीरो हो जाएगा, ना ही इसको अर्थ अट्रैक्ट करेगा ना ही इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, और ये क्या रह जाएगा, ये उसी प्रकार से स्टेशनरी रह जाएगा। यहाँ पे याद रखिए कि अर्थ का रोटेशन हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये देखो ये कोई फोर्सेस नहीं, ये यहीं का यहीं रुका रह जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जंप कर जाए तो कुछ अलग बात है, खुद से कूद जाए। ओके, सो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन है, रिमेन स्टैंडिंग, ये वहीं पे रह जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Three rigid rods are joined to form an equilateral triangle ABC of side 1 meter. Three particles carrying charges 20 microcoulomb each are attached to the vertices of an equilateral triangle. The whole system is at rest in an inertial frame. The resultant force on the charged particle A has the magnitude. देखो क्वेश्चन देख के इस मोमेंट पे आप डर सकते हो और आपको लगेगा कि सर चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं, इसका तो सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दिया था। देखो मान लो दो चार्ज पार्टिकल है, दिस इज Q1, दिस इज Q2, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, कितना फोर्स लगाते हैं ये एक दूसरे पे, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, वेर R इज सेपरेशन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। लेकिन यहाँ पे ये यूज नहीं करना है, अब खुद दिमाग लगाओ। ये जो तीन चार्ज पार्टिकल, पहले तो मैं आपको सिचुएशन समझा दूं क्या, देखो देखो बच्चों, ये है हमारे पास तीन रॉड, करेक्ट।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रख दिया, दिस इज चार्ज पार्टिकल ए, दिस इज चार्ज पार्टिकल बी, दिस इज चार्ज पार्टिकल सी। ये सारे चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, जिस रॉड के साथ आपने अटैच किया है वो भी फोर्स लगा रहा है, करेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में अब हमें इस लाइन पे फोकस करना है। देखो क्या लिखा है, पूरा का पूरा सिस्टम, द होल सिस्टम इज एट रेस्ट इन एन इनर्शियल फ्रेम। एक इनर्शियल फ्रेम से देखने पे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन जीरो है? यस। और पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है तो सारे पार्ट्स रुके हुए हैं, हर चीज का एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस द एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट, इसका मतलब क्या है, ए भी रेस्ट पे है। मैं ऐसा लिख देता हूँ, सिंस ए इज एट is also at rest from inertial frame, okay, this implies acceleration is zero, okay, acceleration zero मतलब फोर्स इज जीरो। इसका मतलब ए पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो के इक्वल। तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ए विल बी कितना, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जीरो। बस आपको ये ऑब्जर्व करना था कि इसका एक्सेलरेशन जीरो है, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। ओके, देखो बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे लेकिन सबका जब सम करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। अब आप ये मत करने लगना कि सर मैं सारे फोर्सेस पहले ऐड देखूं क्या ऐड करके कि जीरो आ रहे हैं कि नहीं, वो करने की हमें जरूरत नहीं है। होगा क्या, ये बी जो चार्ज पार्टिकल है इसको ऐसे रिपेल करेगा, सी इसको ऐसे रिपेल करेगा, रॉड इस पे ऐसे कुछ फोर्स लगाएंगे। ओके, और नेट फोर्स इस पे क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A force F1 acts on a particle so as to accelerate it from rest to a velocity v. The force F1 is then replaced by F2 which decelerates it to rest. देखो बहुत ही सिंपल सिचुएशन है। तो सपोज एक हमारे पास ब्लॉक है, ये ब्लॉक रेस्ट कंडीशन पे है, हमने एक फोर्स लगाना शुरू किया। क्या फोर्स लगाएंगे F1 तो कुछ दूर चल के इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यस। तो लेट अस से कि इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ v के इक्वल। फाइनली अब मैंने क्या करना शुरू कर दिया, इस पे फोर्स F2 लगाना शुरू कर दिया पीछे। तो क्या इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यस। और क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये आके कुछ दूर बाद रुक जाएगा। समझ में आ गया। तो अगेन दिस कम्स टू रेस्ट कंडीशन। तो पहले F1 लगा के एक्सेलरेट किया और फिर F2 लगा के रोक दिया। अब आप खुद सोचो, अगर जो F2 और F1 मैग्नीट्यूड में सेम हुए तो जितना दूर ये एक्सेलरेट किया उतना ही दूर रिटार्ड करेगा। अगर जो मान लो F2 ज्यादा हो गया तो ये जल्दी से रुक जाएगा, F2 कम होगा तो धीरे धीरे रुकेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे कॉमन सेंस लगा के भी हम लोग सोच सकते थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, F1 और F2 इक्वल हो गए तो जितना दूर ये एक्सेलरेट करेगा उतना ही दूर में ये ब्रेक लग के रुक जाएगा, रिटार्ड कर जाएगा, डिसलरेट होगा। F2 ज्यादा हुआ तो जल्दी से रुक जाएगा, पता चला यहाँ चला x डिस्टेंस और यहाँ x/2 में ही रुक जाएगा। F2 कम हुआ तो ये थोड़ा दूर जाके रुकेगा, करेक्ट। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर जो F1 से इसको एक्सेलरेट किया और F2 से इसे हमने रोका, तो पूछ रहा है कि F1 और F2 में क्या रिलेशन होना चाहिए। ओके, तो बताओ क्या रिलेशन होगा। कुछ भी हो सकता है। ओके, F1
ज्यादा हो सकता है, F2 ज्यादा हो सकता है, दोनों इक्वल भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मस्ट, तो मस्ट जरूरी नहीं है। ये F1 मस्ट बी अनइक्वल, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है F1 में बी इक्वल टू, यस, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर जो ऐसा लिखा रहता कि F1 में बी इक्वल टू F2, सही, F1 में बी अनइक्वल टू F2, ये भी सही, लेकिन मस्ट लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, टू ऑब्जेक्ट्स A and B are thrown upward simultaneously with same speed. The mass of A is greater than the mass of B. Suppose the air exerts a constant and equal force of resistance on the two bodies. Okay? देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया। किसका मास ज्यादा है? द मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बी। ऐसे हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, ए का मास कैपिटल एम बोल देते हैं और बी का मास बोल देते हैं हम लोग स्मॉल एम। दिस इज ए एंड दिस इज बी, करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों को हमने क्या किया, सेम स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, यू स्पीड दे दिया, और इसको भी मैंने यू स्पीड दे दिया, करेक्ट। जब ये ऊपर जा रहे होंगे, मान लो दिस इज द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ओके। तो इन पे एक रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, ओके। मैं अलग से दिखा दूं, देखो क्या क्या फोर्स लगेगा। ये तो वेलोसिटी डायग्राम हो गया, अब इसी में हम फोर्स नहीं दिखाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे अब मैं फोर्स डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ। ये है m और ये है स्मॉल m। इस पे कितना फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ mg। इस पे नीचे फोर्स कितना लगेगा, स्मॉल mg, करेक्ट। साथ में क्या एक एयर का फ्रिक्शन लगेगा, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को पढ़ो। सपोज द एयर एक्सर्ट्स अ कांस्टेंट एंड इक्वल फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टू बॉडीज। दोनों पे कांस्टेंट और इक्वल रेजिस्टेंस फोर्स लगाया जा रहा है। तो रेजिस्टेंस फोर्स को आप F से डिनोट कर लो। मान लो इस पे भी एक रेजिस्टेंस फोर्स F लगा, ओके, और इस पे भी मैं एक रेजिस्टेंस फोर्स F लगा देता हूँ। तो यदि मैं इसका रिटार्डेशन देखूं, ओके, तो क्या ये भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा विथ सम एक्सेलरेशन a1, और ये भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा विथ एक्सेलरेशन a2। तो a1 क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन मास, mg प्लस f बाई m। सो दिस इज g प्लस, करेक्ट, a2 क्या हो जाएगा, फोर्स, नेट फोर्स अपॉन, याद रखिएगा कि ये रिटार्डेशन है, क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो दिस इज g प्लस, ओके, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना कि कौन सा मास ज्यादा है, m ज्यादा है, कैपिटल M। इसका मतलब एक्सेलरेशन को कंपेयर किया जाए तो देखो g तो दोनों में सेम है, लेकिन अभी हमें सेकेंड टर्म देखना है, देखो ये, तो क्योंकि मास ज्यादा है तो ये वाला टर्म कम होगा इसके कंपैरिजन में, ओके। मतलब ये पूरी वैल्यू कम है और ये पूरी वैल्यू ज्यादा है, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या, एक मिनट, ये m ज्यादा है तो ये वैल्यू है कम, तो a1 कम हो जाएगा। ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू ज्यादा होगी। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, ओके। तो a2 क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ओके। सो दिस इंप्लाइज a2 इज ग्रेटर देन a1।
इसका मतलब किसका रिटार्डेशन ज्यादा है? इसका रिटार्डेशन ज्यादा है। मैं एक बार फिर से समझाऊं, देखो A1 A2 को कंपेयर करना है, तो आप देखो ये वाला जी तो कॉमन है, मुझे इसको देखना है। तो जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर वो छोटा, और जिसके डिनोमिनेटर में छोटा नंबर वो बड़ा। तो देखो ये मास छोटा है तो ये वैल्यू ज्यादा हो गई, तो A2 ज्यादा हो गया और A1 कम हो गया। करेक्ट, बहुत ही सिंपल है ये। इसका मतलब अब रिटार्डेशन देखा जाए तो रिटार्डेशन किसका ज्यादा होगा? स्मॉल m का रिटार्डेशन ज्यादा आ रहा है। ओके, दिस इंप्लाइज रिटार्डेशन ऑफ, क्योंकि ये A2 तो रिटार्डेशन ही है ना, ऑफ स्मॉल m इज मोर। करेक्ट। अब अपने से क्या पूछा है कि ये कितना हाइट जाएगा? करेक्ट, कितना हाइट जाएगा? तो देखो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, किसी को आपने u वेलोसिटी से फेंका और फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, इंटू हाइट h। तो h कितना हो गया? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। तो जिसका एक्सेलरेशन कम उसकी हाइट ज्यादा। समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर जिसका कम होगा उसके लिए ये पूरी वैल्यू ज्यादा। तो जिसका एक्सेलरेशन कम उसकी हाइट ज्यादा। अब एक्सेलरेशन कम किसका है बताओ? A1। A1 स्मॉल है तो ये ज्यादा ऊपर तक जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? तो ठीक है, सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। बहुत ही सिंपल है, इस चीज को ऑब्जर्व करना। फिर से सुनो, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो ज्यादा वैल्यू होगी। अच्छा, आप उल्टा भी सोच सकते हो, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा, ओके, जिसके लिए ए की वैल्यू होगी ज्यादा, ओके, ए ज्यादा मतलब हाइट हो जाएगी उसकी कम। ऐसे भी सोच सकते हो, जिसके लिए ए ज्यादा उसके लिए हाइट कम। अब ए ज्यादा किसके लिए है? A2 ज्यादा है मतलब इसकी हाइट कम होगी। समझ में आ गया? तो A2 इज ग्रेटर देन A1, दिस इंप्लाइज H1 इज ग्रेटर देन H2। उल्टा हो गया रिलेशन। करेक्ट। तो कौन ज्यादा ऊपर जाएगा? वन। वन कौन है बच्चों? ये है वन। मतलब जो हैवी मास होगा वो ज्यादा ऊपर जाएगा। तो A विल गो हायर देन B। सो ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। ओके।